हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय से निर्गत पत्र। निर्गत पत्र अर्थात कि कार्यालय से कितने प्रकार के पत्र अन्य विभागों या फिर संस्थानों में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो कार्यालय में ना बहुत सारे तरह के पत्र होते हैं। ठीक है, पत्र यानी कि ये जो नोटिस टाइप के, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक, प्रष्टांकन, आदेश, सूचनाएं, निविदा, ये सब जो है ये कार्यालय पत्र के टाइप्स हैं जो अभी हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझा देती हूँ हल्का हल्का सा, फिर उसके बाद इसे अंदर से डीपली समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्ञापन, मेमो, यानी कि एक चीज़ को ज्ञापित करना है कि सभी को बताना है कि ये चीज़ हो रही है। ठीक है, परिपत्र होता है सर्कुलर, जो कि एक नया सर्कुलर आपने सुनते होंगे कि सर्कुलर निकला है, यानी कि सभी को फॉलो करना है। रिमाइंडर यानी कि किसी को याद दिलाना। और पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, मतलब कि पृष्ठांकन होता है एक तरह से प्रतिलिपि के ही जैसा होता है। ठीक है ना, फोटोकॉपी के ही जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। फिर एक होता है आदेश, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। ठीक है, ऊपर से सर्कुलर निकला है, ऐसे वर्ड्स हम सुनने को मिलते हैं टीवी सीरियल से, या देख लिया करो कभी कभार। फिर अगला है पॉइंट सूचना। ठीक है, जैसे कि स्कूल कॉलेज में नोटिस निकलते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है निविदा। निविदा जो कि हम मोस्टली, निविदा हमने आज तक कभी नहीं सुना होता है, हम मोस्टली सुनते हैं टेंडर। टेंडर, अगर आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि टेंडर्स निकलते हैं, टेंडर फिल किए जाते हैं। टेंडर क्या होता है ना, कि सरकारी जो संस्थान होते हैं ना, वो ना अपना एक टेंडर निकालते हैं कि हमने ये काम करवाना है, और इस काम को जो जो भी कंपनी है या फिर जो भी काम करने वाला है, ठीक है, ग्रुप्स में होते हैं, या फिर ये कहो कि उन सबका अपना अपना बिजनेस होता है। तो वो अपनी एक बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो उस टेंडर को फिल करते हैं और उसमें अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, टेंडर स्कूल कॉलेजेस की तरफ से भी निकलते हैं, बिजनेस की कंपनियों से भी निकलते हैं, और सरकार की तरफ से भी निकलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी निकलते हैं। ओके, ये छोटा सा एकदम सिंपल सा रूप था। अब इसको जरा अंदर से डीपली समझते हैं, क्योंकि पेपर में तो ऐसे लिख नहीं सकते ना, हमें उसकी एक निश्चित परिभाषा चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले ज्ञापन, जिसे हम कहते हैं मेमो। ठीक है, मेमो यादी। ज्ञापन का प्रयोग पत्रों की प्राप्ति, स्वीकृति, अधीनस्थता, अधिकारियों को सूचनाएं प्रदान करने तथा प्रार्थना पत्र तथा आवेदन पत्रों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस लिए क्या ज्ञापन का यूज किस लिए किया जाता है? स्वीकृति देने के लिए, अधीनस्थता, अधिकारियों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए, यानी कि जो उनके अधीन जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सूचना देनी इसलिए, और या फिर प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को नहीं, वरन एक पद अधिकारी उससे कनिष्ठ किसी पद अधिकारी कर्मचारी को लिखता है। ठीक है, यानी कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को नहीं लिखेगा, एक पद अधिकारी यानी कि जो जिसकी संस्थान में एक अच्छी खासी पोजीशन होगी वही लिख सकता है। ठीक है, वो भी किसी दूसरे पदाधिकारी को या फिर कर्मचारी को। ज्ञापन सीधे विषय से संबंधित रहने के कारण ज्ञापन दाता अधिकारी को सरकारी नीतियों तथा सेवा शर्तों आदि की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें अब क्या कह रहे हैं कि जो भी जानकारी है शर्तों का उसे पता होना चाहिए, सेवा की शर्तों का उसे जानकारी होना आवश्यक है, किसे, जो पत्र लिख रहा है उसे। ठीक है, अब इसका जैसे कि ये जो ज्ञापन होता है ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, उसमें एक स्त्री पुरुष बहुवचन द्विवचन ये नहीं होता, ये इसमें थर्ड जेंडर होता है। ठीक है, अन्य पुरुष में होता है। संबोधन व स्वनिर्देश इसमें नहीं होता, यानी कि इसमें किसी को संबोधन नहीं किया जाता और न ही इसमें स्वनिर्देश। संबोधन यानी कि हम जिसे भेज रहे हैं महोदय महोदया, और स्वनिर्देश भवदिया भवदीय। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होता है। प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रेषक जो भी पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर होगा और वो अपना पद का नाम लिखेगा। ये क्या होता है? संक्षिप्त होता है विषय के अनुरूप। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं भरी जाती, जो काम की चीज़ें वही रखा जाएगा, और संक्षिप्त यानी कि छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा। फिर अगला है लंबा चौड़ा वर्णनात्मक नहीं होता। ठीक है, वही बात है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और है कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार, यानी कि 1976 में एक राजभाषा नियम आया था, उसके अनुसार केंद्र सरकार के हर अधिकारी, यानी कि केंद्रीय सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार के हर अधिकारी को, कर्मचारी को ये अधिकार है कि वह अपना ज्ञापन, ठीक है, ज्ञापन केवल हिंदी में मांग सकता है तथा अपना स्पष्टीकरण आदि भी केवल हिंदी में प्रस्तुत कर सकता है। ये केवल किसके लिए? केंद्र सरकार के
अधिकारियों या फिर कर्मचारियों के लिए। क्योंकि केंद्र सरकार है, वो सेंटर में काम कर रही है और वो हर राज्य हर स्टेट से बिलोंग करती है, तो उसे एक विशेष दर्जा दिया गया है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में वो अपने लिए ज्ञापन मांग सकती है। अब एग्जाम्पल इसका एक देखिए, उदाहरण है केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं कोष्टक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जगह का नाम बताया गया। इसमें किसी भी विशेष इंसान का नाम नहीं लिखा गया है, किसी का पद का नाम नहीं लिखा गया है कि हम इसे भेज रहे हैं ना। फिर यहाँ पे क्रमांक, ठीक है, संदर्भ संख्या, स्थापना स्लैश का 24/2019। फिर नीचे एड्रेस है दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2019, ठीक है। फिर ज्ञापन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्ञापन में लिखा है प्राय ये देखा गया है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में कार्यरत कई अधीनस्थ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर निर्धारित वर्दी पहनकर नहीं आते। संस्थान ने अपने सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को वर्दी दी है, किंतु कर्मचारी बिना वर्दी के ही संस्थान में आ रहे हैं और संस्थान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे संस्थान के नियमों के अनुसार अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आए, अन्यथा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर नीचे में हस्ताक्षर कुल सचिव, यानी कि उसने यहाँ पे भवदिया नहीं लिखा है, ठीक है ना, उसने अपना पद का नाम लिखा और अपना नाम लिखा है। फिर नीचे में उसने प्रति, यानी कि कुछ अगर फोटोकॉपी, मतलब कि कुछ अगर प्रतिलिपियाँ साथ में उसे अटैच करनी होगी तो वो लिखेगा। सूचना पट के लिए या फिर सभी विभागों में अधीनस्थ कर्मचारियों के हस्ताक्षर हेतु। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो एंडिंग में अपने हस्ताक्षर कुल सचिव क ख ग यानी कि अपना नाम। फिर अगला आता है परिपत्र, सर्कुलर। सर्कुलर निकलता है, ठीक है। सर्कुलर एक तरह से ऑर्डर के जैसा होता है जिसे सबको फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके अंतर्गत सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर होता है, सर्कुलर होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो शासकीय पत्राचार में जब एक ही आदेश, सूचना अथवा निर्देश इत्यादि एक से अधिक मंत्रालयों, कार्यालयों, अधीनस्थ विभागों तथा कर्मचारियों को भेजे जाते हैं तब परिपत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे मंत्रालय, ठीक है ना, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति मंत्रालय, ठीक है। ये सारे मंत्रालय हैं, कार्यालय बहुत सारे, ठीक है। इन सभी को एक हमें आदेश या फिर सूचना हमें देनी है तो वो सर्कुलर के रूप में हम निकालेंगे। ऑर्डर के रूप में, ऑर्डर क्या होता है, एक अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिया जाता है या फिर जो एक ऊंची पोजीशन का जो कार्य करने वाला व्यक्ति होगा वो अपने नीचे पोजीशन वाले लोगों को देगा, ठीक है, वो ऑर्डर होता है। या फिर ये कहो कि कंपनी का बॉस जो होता है ना, अपने कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक ऑर्डर देता है और ऑर्डर के अंतर्गत उन सभी को काम करना पड़ता है। लेकिन सर्कुलर बहुत सारी संस्थाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं, बहुत सारे मंत्रालयों और कार्यालयों को वह ऑर्डर देता है। ऑर्डर क्या कहे कि वो एक सर्कुलर निकालता है कि ये सभी कार्यालय इस दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे, ठीक है। तो वो होता है सर्कुलर। तो ये सर्कुलर होता है, ये अन्य पुरुष में होता है, ठीक है, उसमें कोई एक पुरुष नहीं होता है। इसकी जो भाषा होती है सरल होती है, सुबोध होती है, साथ ही प्रभावकारी होती है। परिपत्र संक्षिप्त और विषय के अनुसार ही होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं भरी जाती। स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं, यानी कि खुद के लिए कोई शब्द नहीं, मतलब कि भवदिया ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि परिपत्र संख्या, सबसे पहले परिपत्र संख्या लिखी, फिर संख्या लिखी कि आखिर कौन सा संख्या है, फिर भारत सरकार कौन सा विभाग से लिखा जा रहा है, या फिर ये कहो कि विभाग है, ठीक है, शिक्षा विभाग हो गया। शिक्षा विभाग अपने सभी, शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल आते हैं तो वो सभी स्कूल के लिए सर्कुलर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये चलो मान लेते हैं। तो नई दिल्ली, दिनांक, ठीक है, एड्रेस यहाँ पे आ गया। फिर है विषय, कार्यालय में समय पर उपस्थिति, ठीक है, कि कार्यालय में समय पर लोग उपस्थित नहीं होते, इसलिए ये सर्कुलर निकाला जा रहा है। अब सर्कुलर के अंतर्गत क्या लिखा जा रहा है कि हाल ही में विभिन्न कार्यालयों, विभागों तथा अनुभागों के आकस्मिक निरीक्षण के उपरांत, यानी कि एक रिसर्च हुई है, ठीक है, निरीक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है, तो उसके अनुसार यह देखने में आया है कि अनेक कर्मचारी अपनी उपस्थिति नहीं हो रहे हैं। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को सावधान किया जाता है कि वे कार्यालय में ठीक समय सुबह 9 बजे पर उपस्थित रहें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। क अवर सचिव, भारत सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। फिर एंडिंग में लिखते हैं सेंट्रल बोर्ड इंडिया, विभागीय कार्यालय आगरा, यानी कि उसने अपना एड्रेस लिखा है, ओके।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अनुस्मारक, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर। जब किसी पत्र का उत्तर निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो या फिर मूल पत्र के अनुरूप समय पर कार्यवाही नहीं की गई हो अथवा कोई मांगी गई जानकारी निर्धारित समय पर ना भेजी गई हो, तब संबंधित अधिकारी कर्मचारी को स्मरण दिलाने के लिए तथा कार्य संपन्न कराने के लिए मूल पत्र का संदर्भ देते हुए अनुस्मारक लिखा जाता है, ठीक है। आगे ना समझ में कि अनुस्मारक यानी कि जब कोई चीज़ हमने मांगी है, कोई डिमांड की गई है और वो हमें नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए हम अनुस्मारक यानी कि उसे रिमाइंडर पत्र, ठीक है, रिमाइंडर के तौर पे एक पत्र लिखते हैं और उसमें जो मूल पत्र हमने पहले जो पत्र भेजा उसका संदर्भ, ठीक है, जैसे कि विषय या फिर जो भी उसका मेन, आई एम सो सॉरी, वो फ़ोन अचानक से हो गया था। तो मैं क्या समझा रही थी कि अनुस्मारक लिखा जाता है जो कि मूल पत्र के थोड़े से संदर्भ को समेट कर वो अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर लिखा जाता है। सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में होता है तथा अर्ध सरकारी पत्र का अर्ध सरकारी पत्र के रूप में ही होता है, यानी कि अगर अर्ध सरकारी पत्र है तो वो अर्ध सरकारी पत्र के रूप में ही होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, एक से अधिक अनुस्मारक भी भेजे जाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ऊपर दाईं और दूसरा तीसरा आदि अनुस्मारक लिख दिया जाता है, ठीक है। दाईं और यानी कि राइट हैंड साइड पहला दूसरा तीसरा यानी कि कौन से नंबर का ये अनुस्मारक है ये लिखा जाता है। फिर अनुस्मारक की संख्या होती है, उसमें तिथि होती है, अनुस्मारक का कलेवर यानी कि जो उसकी बॉडी होती है मूल रूप से संक्षिप्त यानी कि छोटा होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए संख्या, ठीक है, सबसे पहले संख्या लिखेंगे भारत सरकार डैश वित्त मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक डैश, विषय जो कि डैश है जो कि मूल पत्र के हम संदर्भ में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उपयुक्त विषय पर दिनांक डैश के कार्यालय ज्ञापन संख्या डैश की ओर से आपका ध्यान आकर्षित किया करते हुए निविदा कि अभी तक उपेक्षित सूचना आपके यहाँ से नहीं आई है। इस सूचना के अभाव में हमें समुचित जानकारी डैश मंत्रालय को भेजने में कठिनाई आ रही है। अनुरोध है कि वांछित सूचना शीघ्र अतिशीघ्र भिजवाने की कृपा करें। भवदीय काका अवर सचिव भारत सरकार, ठीक है। ये हो गया रिमाइंडर कि उसे रिमाइंड कराने के लिए लिखा गया है। फिर अगला है पृष्ठांकन, जिसे हम एक तरह से फोटोकॉपी कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं लेकिन ये फोटोकॉपी नहीं होती है, इसमें साथ में और भी चीज़ें अटैच की जाती है। तो चलिए जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। पृष्ठांकन का अर्थ होता है पीछे से अंकित करना, ठीक है, पृष्ठ लेख करना या फिर पुष्टि करना, ठीक है, उसी के जैसा एक और प्रतिलेख तैयार करना। कभी कभी किसी पत्र की प्रतिलिपियां सूचनार्थ या किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पृष्ठांकन किया जाता है, ठीक है, कि एक ही प्रतिलिपि को सूचनार्थ के रूप में यानी कि बहुत सारे जगहों पे भेजा जाता है, व्यक्तियों को भेजना है, इसलिए उसको पृष्ठांकन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पृष्ठांकन के 4 रूप होते हैं। जब कोई पत्र मूल रूप में पत्र प्रेषक को ही वापस किया जाता है, ठीक है। ये समझो कि जब कोई पत्र जो है वो मूल रूप में प्रेषक यानी कि जिसने लिखा है उसे ही वापस करना है, उसके लिए पृष्ठांकन की ठीक उसी के जैसी सेम कॉपी हमें उतारनी है। या फिर दूसरी स्थिति, जब मूल पत्र की प्रतिलिपियां मूल पत्र के प्रेषित के अतिरिक्त यानी कि जिसने पत्र लिखा है उसके अतिरिक्त अन्य संबंध व्यक्तियों को भी भेजी जानी है, ठीक है। जिसने पत्र लिखा है उसके अलावा और अन्य व्यक्तियों को भी भेजना है। तो इस रूप में हमें वहाँ पे पृष्ठांकन यानी कि उसी के जैसे सेम कॉपियाँ और उतारनी पड़ेगी। जब मूल पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित के अतिरिक्त संबंध विभागों कार्यालयों को जानकारी या निपटान हेतु भेजी जाती है, ठीक है, वहाँ पे निपटान हेतु वहाँ पे अन्य विभागों तथा कार्यालयों में भेजना है, इसलिए उसकी और पृष्ठांकन यानी कि प्रतिलिपि और हमें तैयार करनी पड़ेगी। फिर फोर्थ उसका रूप है जब मूल पत्र को अविकल रूप में, अविकल, ठीक है, एक होता है सकल, एक होता है विकल। विकल का अर्थ हो गया उसका नेगेटिव यानी कि जो कि नहीं है और साथ में आ गया, मतलब कि अविकल रूप में जो कि अपने आप, तो अविकल का मतलब हो गया कि जिसे हम बांटेंगे नहीं, ठीक है, जिसे हम एक ही रूप में उससे संबंधित व्यक्तियों को भेजेंगे। तो नीचे प्रेषित करने वाले का नाम, कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक लगाकर संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम कार्यवाही का निर्देशन करने हेतु किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पत्र है उसे बहुत सारे लोगों को भेजना है लेकिन उसको एक ही रूप में रखना है, तो हम उसका पृष्ठांकन करेंगे और नीचे में उन सब की संख्या और दिनांक लगाकर उसे बहुत सारे लोगों में बांट देंगे, ठीक है। फिर आगे है प्राप्ति के अतिरिक्त पत्र आदि की प्रतिलिपियां सूचना के लिए, ठीक है, यानी कि अगर प्राप्ति करने के लिए ही करना है, प्राप्ति के अतिरिक्त
यानी कि जब प्राप्त हो जाता है पृष्ठांकन तो उसके अतिरिक्त प्रतिलिपि सूचना के लिए, ठीक है, प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी जो होती है सूचना के लिए है, फिर आवश्यक कार्यवाही के लिए, शीघ्र उत्तर देने के लिए, या फिर जब प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जाती है तब पृष्ठांकन के स्थान पर पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी स्थानों पर पृष्ठांकन का वैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर जब राज्य सरकार की बात आ जाती है तो वहाँ पे पत्र का यूज़ किया जाता है। मतलब कि अब प्राप्ति के अतिरिक्त, यानी कि जब हमें वो प्राप्त हो गया है और उसके अतिरिक्त हमें उसकी एक और फोटो किसी और को भेजनी है तो उसके लिए हम उसकी प्रतिलिपि करेंगे, ठीक है। आवश्यक कार्यवाही के लिए हम उसकी एक और फोटोकॉपी या फिर पृष्ठांकन करवाएंगे, या फिर शीघ्र उत्तर देने के लिए हमें उसकी एक कॉपी अपने पास भी तो रखनी है ना, इसलिए उसका पृष्ठांकन करवाएंगे, ठीक है। और जब प्रतिलिपियाँ राज्य सरकार को भेजी जाएंगी और वो जब फोटोकॉपियाँ हैं वो जब राज्य सरकार को भेजी जाएंगी तब पृष्ठांकन नहीं भेजा जाता है, ठीक है। वो फोटोकॉपी नहीं भेजी जाती है, उसके स्थान पर हम पत्र भेजते हैं, ठीक है। पत्र जो कि एक विशेष तौर से लिखा जाना, ठीक है। फिर पृष्ठांकन दो प्रकार के होते हैं, एक मूल पत्र पर नीचे लिखकर और दूसरा होता है अलग से मसौदा तैयार करके। पृष्ठांकन के भी 2 टाइप्स हैं, देख लो क्या क्या है। मूल पत्र पर नीचे लिखकर और दूसरा है अलग से एक मसौदा तैयार करके। मूल पत्र में स्वनिर्देश के बाद हस्ताक्षर और पद नाम लिखा जाता है। जो मूल पत्र होता है पृष्ठांकन, ठीक है। पृष्ठांकन एक तरह से मैं क्या, तब से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पृष्ठांकन जो है फोटोकॉपी से थोड़ा अलग होता है, यानी कि उसे सेम टू सेम दूसरे पन्ने पे लिखा जाता है, शायद से हाथों से ही लिखा जाता होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो मूल पत्र पर नीचे लिखकर, ठीक है, मूल पत्र से उसे कनेक्ट करके उसे लिखा जाता है। फिर एक पृष्ठांकन का अलग से मसौदा भी तैयार किया जाता होगा। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश हो रही है कि मूल पत्र में स्वनिर्देश के बाद यानी कि अपने बारे में बताने के बाद हस्ताक्षर पद नाम लिखा जाता है, पर अन्य प्रतियों में हस्ताक्षर पृष्ठांकन के बाद नीचे किए जाते हैं। पत्र का कलेवर यानी कि जो बॉडी होती है वो कम से कम शब्दों में लिखे जाते हैं। पृष्ठांकन द्वारा सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, तार की प्रतिलिपि, संकल्प, अधिसूचना इत्यादि मूल में या प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित किए जा सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो पॉइंट्स लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। फिर उदाहरण के तौर पे उदाहरण लिख देना, ठीक है। उदाहरण चलिए पढ़ते हैं। संख्या डैश भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सूचना भवन नई दिल्ली दिनांक डैश है, ठीक है। निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए अधोलिखित कार्यालयों को प्रेषित की जा रही है। यहाँ पे जिसको प्रेषित किया जा रहा है उसका नाम लिखा है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को, निर्देशक को, उप सचिव को, फिर प्रेषित पत्रों की सूची कि जिन जिनको प्रेषित किया जा रहा है, ठीक है। पृष्ठांकन क्योंकि एक तरह से इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है, लिखा जा रहा है और ये फोटोकॉपी नहीं हो रही, इसमें लिखा जा रहा है कि क्या क्या हम भेज रहे हैं और इसमें साथ ही जिस विभाग को भेजा जा रहा है उस विभाग का हम इसमें नाम भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेक्षित पत्रों की सूची यानी कि जिसे भेजा जा रहा है उन पत्रों की सूची। गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या यानी कि गृह मंत्रालय को भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जब मंत्रालय को भेजा जाता है तो वो पत्र बन जाता है, ठीक है, वो पृष्ठांकन नहीं रहता है, वो पत्र बन जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया। फिर एंडिंग में का अवर सचिव भारत सरकार द्वारा आदेश में जारी थे। फिर अगला हैगा आदेश, ऑर्डर, ठीक है, जो कि एक ऑर्डर निकलेगा। ऑर्डर का हम उदाहरण अभी पढ़ेंगे, चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। सरकारी कार्यालयों, विभागों आदि में नए पदों के निर्माण, अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी, प्रशासनिक मामलों में की गई कार्यवाही की सूचना इत्यादि की जानकारी आदेश के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर नई नीति आई है, नया कानून आया है, नए निर्णय लिए गए हैं तो उसकी जानकारी आदेश के द्वारा दी जाती है। आदेश की भाषा निर्धारण अधिकारी कर्मचारी के पद स्थिति के अनुसार किया जाता है, ठीक है, कि जो हम आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, यानी कि जो ऑर्डर का जो हमारा लेटर है उसमें भाषा कैसी होगी, ठीक है, उस लेटर में भाषा कैसी होगी, ये अधिकारी या फिर कर्मचारी की पद स्थिति कि वो कौन से पद पे है, कौन सी पोजीशन पर है, वो उसकी भाषा निर्धारित करती है, ठीक है, सॉरी पोजीशन निर्धारित करेगी उसकी भाषा को। फिर कार्यालय आदेश को शासन देश के रूप में देखा जाता है, ठीक है। शासन आदेश कि जो कार्यालय आदेश होते हैं वो शासन आदेश यानी कि शासन यानी कि कानून की तरफ से आदेश दिया गया उसके रूप में देखा जाता है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक सामान्य शासन आदेश और दूसरा है परिपत्र शासन आदेश,
ठीक है। उदाहरण के तौर पर संख्या डैश है, भारत सरकार डैश विभाग, नई दिल्ली, दिनांक डैश है, डैश डैश रहेगा क्योंकि फिल करना बेकार है। फिर आएगा दिनांक डैश के आदेश संख्या डैश की ओर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कार्यालय में आने तथा जाने का समय की अवधि पूर्व 9 बजे से शाम के 5:30 तक की निर्धारित है। गत माह से यह देखा जा रहा है कि बहुत से अधिकारी कर्मचारी सायं 4:30 बजे के बाद से ही कार्यस्थल को छोड़कर घर जाने लगते हैं। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बताया जाता है कि उन्हें सभी कार्य दिवसों में शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर ही रहना है और निश्चित समय तक कार्य करना है। ठीक है, ये एक तरह से आदेश डाल दिया है। अब इसे में हस्ताक्षर क ख ग अवर सचिव भारत सरकार का खागा यानी कि इसके नाम के लिए ये यहाँ पे लिखा जाता है। फिर अगला है नोटिस यानी कि सूचनाएं, यानी कि हर जगह पे नोटिस निकलते हैं, स्कूल कॉलेजेस में निकलते हैं। यार हम स्कूल कॉलेज के बच्चे नोटिस समझा करो। ठीक है, तो जनसाधारण या संबंधित व्यक्तियों को जनसाधारण या संबंधित व्यक्तियों को देने योग्य सामान्य सूचना या जानकारी सूचना कही जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमें नॉर्मल चीज़ें हर लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है, कोई नया फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए नोटिस निकाला जाता है और एक नोटिस बोर्ड पे जाके उसे टांग दिया जाता है कि जो भी आने जाने वाला है, जो पार्टिसिपेट करने वाला है, वो उसमें आए और पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो सूचना ऐसी होती है। फिर सूचना की थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लो कि इसमें क्या होता है कि इसमें रिक्त स्थान, नीलामी, निविदा, कानूनी नोटिस, संस्थान कार्यालय के स्थान में परिवर्तन आदि के उद्देश्य से सूचनाएं लिखे जाते हैं। इन सूचनाओं का रूप प्रेस विज्ञापित से अलग होता है, यानी कि जो हम न्यूज़पेपर में जो हम विज्ञापन देखते हैं उससे अलग होता है। ये संक्षिप्त होता है, सुष्ठु होता है और सुनिश्चित होता है। नोटिस बोर्ड पर इसे लगाया जा सकता है। सभी अनुभागों में परिचालित किया जाता है, यानी कि जितने भी अनुभाग है, जैसे कि हमारा कॉलेज होता है, कॉलेज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में वो ऐसे बांटा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110016। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर। फिर यही इंग्लिश हिंदी ठीक है इसमें डाला हुआ है। 18 संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग 18। चलो छोड़ो। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, फिर फैक्स का भी नंबर है। फिर नीचे सूचना लिख के, जैसे हम इंग्लिश में नोटिस लिखते हैं ना, ठीक है वैसे ही है। ठीक है, तो फिर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्ष 2017 से 2018 और 2018 से 2019 के लिए सीधी भर्ती हेतु TGT कला शिक्षा कार्य अनुभव शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष और प्राथमिक शिक्षा संगीत के पद के लिए दिनांक 21/8/2019 से 30/8/2019 तक, जिसे ब्रैकेट में लिखा है 24/8/2014 टू 29/8/2019 को क्रमशः रविवार व गणेश चतुर्थी को छोड़कर तथा साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के भाग 2 में प्राप्त अंक के आधार पर केविस द्वारा कट ऑफ अंकों का निर्धारण कर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी, जो केविस की वेबसाइट पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रिजल्ट शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवार अपना साक्षात्कार पत्र और अंतर्गत उपलब्ध है। साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवार अपना साक्षात्कार पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज अर्थात बायोडाटा चयनबद्ध निर्धारित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और PWD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए इत्यादि केविस की वेबसाइट है www.kevsangathan.nic पर अनएम्प्लॉयमेंट नोटिस साक्षात्कार नोटिस शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 5/8/2019 से डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए केंद्रीय विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुराना परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग नई दिल्ली 110067 है। ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नीचे में हस्ताक्षर अपर आयुक्त प्रशासन। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा था। या मोस्टली सूचना जो होती है ना ऐसी होती है। ठीक है, फिर आता है निविदा टेंडर। टेंडर होता है कि सरकार द्वारा एक चीज़ निकाली गई है। ठीक है, सरकार किसी एक चीज़ को नीलाम करी है और वो जो चीज़ है नीलामी वाली जो चीज़ है अगर कोई खरीदना चाहता है तो
तो यहाँ पर टेंडर निकलता है कि जो इस चीज़ को अच्छे से खरीदेगा, जो सरकार की शर्तों को, सरकार की डिमांड्स होती है कि ये चीज़ें हैंगी, इसके साथ आपको पूरी करनी पड़ेगी, या फिर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही है। आ गया है टेंडर समझ में? एकदम सिंपल वाला जो टेंडर का मतलब होता है, सरकार किसी चीज़ को नीलाम कर रही है, या फिर ये समझो कि हमारे कॉलेज में ना टेंडर निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि कैंटीन होता है, कैंटीन के लिए ना टेंडर निकलते हैं कि हमारे कॉलेज में कैंटीन है और उसमें खाना बनाने वाले, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे होती संस्थाएं होती है जो खाना बनाने के लिए टेंडर लेती है। तो वो टेंडर जो है जो ले लेती है, जो पास कर लेती है, क्योंकि टेंडर भरने के बाद उसकी जितनी भी शर्तें होती हैं उन शर्तों को फॉलो करते हुए उस टेंडर के थ्रू हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में भी कुछ ऐसे होता है, अगर कैंटीन में टेंडर निकला है तो खाना बनाने वाले बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो सब चाहती है कि हम आके इस कॉलेज में अपना खाना बनाएं। अगर कॉलेज को पसंद आएगा तो उसे अगले साल फिर से टेंडर मिलेगा, यानी कि वो एक कॉलेज में एक ही जगह पे वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है और वहाँ पे वो खाना बना के क्या कहें कि वो अपना रोजगार चला सकता है ना। तो टेंडर का मतलब ये होता है कि वो एक चीज़ को खरीदने की कोशिश करता है अपनी योग्यता के आधार पर, ठीक है। तो इसमें सरकारी कार्यालयों में सामान खरीदने, निर्माण कार्यों को पूरा करने, कबाड़ा इत्यादि सामान को बेचने के लिए अथवा किसी कार्य को पूरा करने के लिए इत्यादि के संबंध में विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिका में निविदा सूचना जारी की जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ खरीदने बेचने के लिए सरकार द्वारा टेंडर निकाला जाता है, निविदा निकाला जाता है। सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्य हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। इनमें जिसके सबसे कम दाम होते हैं, जिसका सबसे कम रेट होता है, कार्यभार उसी को दिया जाता है। निविदा की एक औपचारिक एवं कार्यव्यर्थ की भाषा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई औपचारिक भाषा नहीं होती है, इसमें जौन सी भाषा चाहे, यानी कि क्योंकि ये बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित है तो इसमें एक निश्चित भाषा नहीं है, ठीक है, औपचारिक भाषा नहीं होती। निविदाकर्ता मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जो निविदा करता है, यानी कि जो भी निविदा देने वाला जो भी व्यक्ति है, उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ वो यहाँ पे टेंडर ऐसे निकाल सकता है और वो भर सकता है। निविदा जमा करने का समय व तारीख पहले से ही निश्चित रहता है। फिर उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा लेंथी है, चलिए। पश्चिमी मध्य रेलवे ई निविदा सूचना सचिव मूवी इंज, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी निविदाकारों RDSO अनुमोदित स्रोतों से निम्न वर्णित कार्य के लिए ई निविदाएं आमंत्रित करते हैं। जो स्रोत RDSO अनुमोदित सूची में नहीं है उन्हें BS चंद्रा कमेटी के अनुशंसन के अनुसार न्यूनतम योग्यता मापदंड को परिपूर्ण करना होगा। निविदा संख्या पमरे इलेक्ट लोकटी 4/2017 दिनांक 1/11/2017 कार्य पमरे के BJSE लोकमेटिव KN32 गेंज टेप चेंजर के रिपेयर, रिहेबिलिटेशन, रिकॉर्डिनेशन, टेस्टिंग और सप्लाई का कार्य मात्र 8 नग, अनुमानित लागत ₹1,19,21,610, मात्र बयान राशि ₹2,09,610, मात्र कार्य पूरा करने की अवधि 12 महीने। ई निविदा प्राप्त का मूल्य 5,000। ई निविदा प्राप्त खुलने की तिथि है 5/12/2017, समय 15 यानी कि 3:30 बजे। बोली करता अपनी बोली। मूल संशोधित ई निविदा खुलने की नियत तिथि व समय पर ही जमा कर सकते हैं। इस ई निविदा प्रपत्र को ऑनलाइन ही जमा किया जा सकता है, डाक द्वारा अथवा कोई भी मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोली करता ई निविदा प्रपत्र मूल्य एवं बयान राशि को केवल ऑनलाइन, यहाँ पे वेबसाइट है httpIREPS.gov.in के पोर्टल पर जाकर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से जमा करें। ई निविदा प्रपत्र एवं बयान राशि से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डिपॉजिट रसीद, FDR
इत्यादि के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ई निविदा प्रपत्र की विस्तृत जानकारी रेलवे के वेबसाइट http://ireps.government.in पर उपलब्ध है। ई निविदा प्रपत्र कार्यालय मुख्य विद्युत इंजीनियर पश्चिमी मध्य रेल जबलपुर 482068 के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। संपूर्ण ई निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट में उपलब्ध है। सचिव मुख्य VNG पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कार्यालय पत्रों के प्रकार पढ़ लिए कि आखिर कितने प्रकार के पत्र कार्यालयों से निर्गत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन। ये वाला छोटा है, ये काफ़ी लंबा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर जो पोजीशन हो जाती है, जो जगह खाली हो जाती है, रिक्त स्थान हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके भर्ती के लिए विज्ञापन डाले जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।